नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्रा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स में अध्ययन कर रहे हैं पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने लाप्लास समीकरण, पॉइसन समीकरण आदि के बारे में अध्ययन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइसन समीकरण तो क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉइसन समीकरण तो हमारे पास जो आई थी वो आई थी पॉइसन समीकरण इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। इसी प्रकार लाप्लास समीकरण क्या आई थी, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्यारे विद्यार्थियों। दोनों कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये इक्वेशन पूछी जाती है। तो यहाँ तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने बताया था कि उदाहरण के माध्यम से हम पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हुए कोई दो समांतर आवेशित प्लेट लेंगे। क्या लेंगे? दो समांतर आवेशित प्लेट, उनके मध्य हम विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कब? जब उन प्लेटों के मध्य समान आवेश वितरण क्या हो, उन प्लेटों के मध्य क्या हो, समान आवेश वितरण हो। तो प्यारे विद्यार्थी, दोनों इक्वेशन याद है। पॉइसन समीकरण से हम क्या जानते हैं कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद लाप्लास समीकरण यानी कि आवेश रहित हो तो रो इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। उसके बाद में हम ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कभी कभी कि भाई यदि दो समांतर आवेश प्लेट रखी गई है, एक बार पूछा गया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो उनके मध्य अंतराल में विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। तो किसका उपयोग करते हुए? पॉइसन समीकरण का उपयोग। समांतर तो प्लेटें ली जिनका विभव क्या है, φ1 और φ2, इनके मध्य अंतराल क्या है, d। इनके मध्य जो दूरी है वो क्या है, d है। और कौन से तल में स्थित है? एक्स जेड तल में स्थित है। कौन से तल में स्थित है? एक्स जेड तल में स्थित है। दो प्लेटें ली गई, कौन सी? समांतर प्लेटें ली गई। दो समावेशित समांतर प्लेटें ली गई है जिनके मध्य हमें विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, जबकि इनके मध्य जो आवेश है वो समान रूप से वितरित किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माना एक्स जेड तल में स्थित दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा इनके विभव क्रमशः φ1 और φ2 है। प्लेटों के मध्य जो अंतराल में रो एक नियत आवेश घनत्व उपस्थित है, तो पॉइसन समीकरण से हम जानते हैं। पॉइसन समीकरण से हम क्या जानते हैं? पॉइसन समीकरण से क्या जानते हो भाई? डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? डेल स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है। तो कार्तीय निर्देशांक को इसे किस रूप में लिख सकते हैं? कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में क्या लिखेंगे इसे? डेल स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या है, चूंकि समांतर प्लेटों के मध्य x तथा y अक्षों के अनुदिश, x तथा y अक्षों के अनुदिश क्या होने के कारण, सममिति होने के कारण, सिमेट्रिक होने के कारण x और y अक्ष के अनुदिश विभव के मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यदि तो समांतर प्लेट हैं और उनके x अक्ष और y अक्ष दोनों में क्या होने के कारण, सिमेट्री होने की, सममिति होने के कारण इनके अनुदिश विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? चूंकि समांतर प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेटों के मध्य x तथा y अक्षों के अनुदिश, y अक्षों के अनुदिश क्या होने के कारण, सिमेट्री होने के कारण, अनुदिश
सममिति होने के कारण क्या किसके मान x और y अक्ष के किसके x तथा y अक्षों के अनुदिश x तथा y अक्षों के अनुदिश किसके मान में विभव के मान अनुदिश विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है। अतः इस समीकरण से क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को? अतः इसका मान 0, इसका मान 0, ये बचेगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये वैल्यू अपने पास से बच गई। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम पॉइसन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन से आगे की समीकरण नंबर भी डाल सकते हैं यदि आए कि लाप्लास और पॉइसन समीकरण को समझाते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। तो हमारे को उस इक्वेशन से आगे नंबर देना है। ठीक है, पहले वो दोनों इक्वेशन लिखेंगे फिर ये इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां तक किसी को दिक्कत? दोनों प्लेट है यानी कि z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू d के मध्य समीकरण 1 का जो समाकलन करेंगे दोनों प्लेटों किस किस पर? z बराबर 0 पर तथा z बराबर d के मध्य समीकरण 1 का समाकलन करना है। समाकलन से ट्वेल्थ में करके आया हो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करें। यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए समाकलन तो पर्सनल कमेंट करके पूछ सकता है। समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? डेल फाई अपॉन डेल जेड और इधर हो जाएगा हमारा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके सापेक्ष हो रहा है? जेड, तो जेड प्लस c1। एक बार और समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर माइनस रो जेड स्क्वायर वो एप्सिलॉन नॉट प्लस c1 फाई वो c1 जेड प्लस c2। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है, यानी कि समीकरण नंबर हमारी 2 प्राप्त। ठीक है भाई, जैसे हमारे को समाकलन करना होता है समाकलन ऑफ x, तो उसका क्या होता है? समाकलन x स्क्वायर बाई 2। तो इसी प्रकार इसका z का किया, z के सापेक्ष किया तो फाई आ गया। रो जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो z का क्या हुआ? z स्क्वायर बाई 2। तो क्या है? z स्क्वायर बाई 2 माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। c1 का किया तो c1 z प्लस c2 एक नियत था। ठीक है, यानी कि इसका जब हमारे को समाकलन करना हो डेल फाई अपॉन डेल जेड तो क्या हो जाएगा? फाई। इसका क्या है? अभी हमने बताया था जैसे x का होता है x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ z है तो z स्क्वायर बाई 2, तो z स्क्वायर बाई 2 होगा तो z इसका तो होगा z स्क्वायर बाई 2। बाकी वैल्यू कैसे सोची? माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू है। c1 का c1 z हो गया, c2 इसका एक और नियतांक। ठीक है, समाकलन नियतांक जिसे हम कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? अब z बराबर 0 पर प्रथम प्लेट का विभव मानेंगे। z बराबर 0 पर प्रथम प्लेट का विभव, प्रथम प्लेट का विभव ये होगा फाई बराबर 5 और z बराबर d1 तथा z बराबर, इधर ही लिख देता हूं मैं, z बराबर d पर द्वितीय प्लेट का विभव, द्वितीय प्लेट का विभव, द्वितीय प्लेट का विभव क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू फाई 2। यहां तक तो ये मान समीकरण में रख सकते हैं। ये मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास फाई 1 तो प्राप्त होगा, c2 कैसे प्राप्त होगा? z बराबर 0 पर प्रथम प्लेट का विभव, z बराबर 0
इलेक्ट्रॉन 0, क्या बचा C2, इधर क्या बचा φ1, तो φ1 बराबर C2। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया, तो सर में φ1 तो क्या प्राप्त हुआ, फाई की जगह φ1 रखा, इसकी जगह 0 रखा, ये कंप्लीट टर्म 0, इसकी जगह 0 रखा, जेड की ये कंप्लीट टर्म 0, C2 बच गया, तो φ1 इक्वल टू C2। इसी प्रकार z बराबर d पर, z बराबर क्या रखना है d, फाई बराबर φ2, तो क्या हो जाएगा ये φ2, जहां जहां z है वहां d रख दे, तो माइनस रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1d प्लस C2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम समीकरण 3 से C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से C1 व C2 के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास फाई का मान प्राप्त होगा, फाई बराबर रो जेड डी माइनस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, दूसरा मान प्राप्त होगा हमारे को जेड अपॉन डी φ1 माइनस φ2। इक्वेशन सोल्व करने पर प्राप्त होंगे C1 और C2 के मान, समीकरण 3 और जो ये दोनों मान है यहाँ से C1 और C2 के मान निकालेंगे। C2 का मान हमारे को डायरेक्ट दिया गया है φ1, C2 का मान क्या दिया गया है φ1, यहाँ φ1 रखेंगे, यहाँ से C1 का मान निकालेंगे, C2 का मान दिया गया है, यहाँ से C1 का मान निकालेंगे, पक्षांतरण करेंगे, जो मान हमारे को प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा जेड अपॉन डी φ1 माइनस φ2 प्लस C2 का मान है हमारे पास φ1, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, E वेक्टर इक्वल टू माइनस k कैप, यहाँ क्या होगा डी फाई अपॉन डी जेड होगा, डी फाई अपॉन डी जेड। अब यहाँ फाई की वैल्यू आई है तो डेल फाई अपॉन डेल जेड, यानी कि इसका डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त होता है E वेक्टर इक्वल टू क्या प्राप्त होगा k कैप रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि जेड हो रहा है तो जेड क्यों करेंगे, तो हमारे को प्राप्त होगा 2z माइनस डी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या प्राप्त होगा डी। ये अपना लास्ट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी कि ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि क्या जो अभी तक जो मान हमने निकाला है इससे प्रदर्शित होता है, यानी जो इसको हम क्या देंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रेखीय परिवर्तन होता है। ये अभी तक एक बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल्का सा आप भी एक बार अध्ययन कर ले, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो इस दृष्टि से हमने यह टॉपिक आपको करवाया है। अब इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है सदिश क्षेत्र का कर्ल बचा है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको अच्छे से समाकलन ध्यान से करना है। उसके बाद डी फाई अपॉन डेल जेड, यानी डेल फाई जो डेल जेड था उसका मान भी आपको एक बार सॉल्व करके चेक करना है, नहीं आए तो पूछना है। ठीक है, धन्यवाद।